हेलो, स्वागत है आपका जीएस की दुनिया में। आज हम लेकर आए हैं यूपीटीईटी 2026 के लिए मौर्य साम्राज्य का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मौर्य साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 1। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष के द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त के द्वारा। तो पहला जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। भारत का प्रथम विशाल और संगठित साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और उन्होंने नंद वंश को हराकर यह सत्ता प्राप्त की थी। क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यूनानी लेखकों द्वारा सैंडो कोट्स किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो यूनानी लेखकों के द्वारा सैंडो कोट्स कहा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। यूनानी लेखकों ने भारतीय शासक चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स नाम से संबोधित किया था। सिकंदर के आक्रमण के बाद कई यूनानी लेखक भारत आए और उन्होंने अपने लेखों में इस नाम का उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य को सैंडोकोट्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? कौटिल्य के द्वारा जो लिखी पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें किस चीज का वर्णन किया गया है ये पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक है, ऑप्शन बी आत्मकथा है, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, ऑप्शन डी शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो जो कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें शासन के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र मौर्यकालीन प्रशासन और शासन व्यवस्था पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें राज्य के संचालन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और कूटनीति के सिद्धांत बताए गए हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? ऑप्शन ए जनपद, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी कोश। तो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत थे उनके अनुसार जो 7वां अंग था वो मित्र था। मित्र को ही 7वां अंग कहा गया है। कौटिल्य द्वारा बताए गए सप्तांग सिद्धांत में राज्य के 7 अंग होते थे: स्वामी, आमत्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र। तो इसमें मित्र को ही 7वां अंग बताया गया है, क्योंकि जो मित्र राज्य के कान की तरह होते थे जो बाहरी परिस्थितियों की जानकारी देते थे राजा को। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। डायमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी हर्ष। तो डायमेकस जो आया था वो बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। यूनानी लेखक एस्ट्रोवो के अनुसार सीरिया के शासक एंटियोकस ने अपने दूत डायमेकस को मौर्य सम्राट बिंदुसार की राजसभा में भेजा था तथा डायमेकस एक यूनानी राजदूत था और यह मेगास्थनीज के बाद भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, जबकि डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। ये भी याद रखना है कि जो मेगास्थनीज आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और जबकि डायमेकस आया था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? ऑप्शन ए ईंटों का, ऑप्शन बी पत्थर का, ऑप्शन सी लकड़ी का, ऑप्शन डी मिट्टी का। तो पाटलिपुत्र का जो महल था चंद्रगुप्त मौर्य का वो लकड़ी का बना था। मौर्य काल में पटना जो वर्तमान में है स्थित महल जो था मुख्यतः लकड़ी का बना हुआ था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय के भवनों के अवशेष बिहार में पटना के पास बुलंदी बाग में खुदाई में मिले हैं। इनके जो अवशेष हैं वो खुदाई में मिले और इन खुदाइयों से ही विशाल लकड़ी के स्तंभों और भवनों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो इनके जो साक्ष्य मिले हैं बुलंदी बाग की खुदाई में मिले हैं, लकड़ी के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी का बना हुआ था उनका महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था? ऑप्शन ए
कलिंग शिलालेख, ऑप्शन बी अशोक का गिरनार शिलालेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, ऑप्शन डी अशोक का सोपरा शिलालेख। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रभाव था वो उसका जो प्रमाण है वो रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है कि उसका जो प्रभाव था वो पश्चिम भारत पर भी था। पश्चिम भारत में मौर्य साम्राज्य के प्रभाव का प्रमाण जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है, जिसे शक शासक रुद्रदामन ने लगभग 150 ईस्वी में अंकित करवाया था। तो ये भी याद रखना है कि जो जूनागढ़ शिलालेख है वो रुद्रदामन के द्वारा लगभग 150 ईसा पूर्व में लगवाया गया था। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। रुद्रदामन जो जूनागढ़ शिलालेख है वो किसके द्वारा लगवाया गया था? तो ये 150 ईस्वी में लगवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा। और अभिलेख में सौराष्ट्र जो गुजरात में है, सुदर्शन झील बांध के निर्माण का भी इसी में उल्लेख मिलता है। जो सुदर्शन झील है उसका भी उल्लेख जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग किसने बनवाया था? ऑप्शन ए अशोक ने, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑप्शन सी भगवान महावीर ने, ऑप्शन डी धन्वंतरी ने। तो भारत का जो प्रथम अस्पताल जो था, औषधि विभाग जो था वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था, क्योंकि अशोक कलिंग युद्ध के बाद उसके हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने बहुत ही जनसेवा के लिए परोपकारी कार्य किए थे और उन्होंने कई सारे धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ लगवाए, जानवरों को मारने पर उसने निषेध कर दिया और बहुत सारे काम उसने किए थे। तो मौर्य सम्राट अशोक अपने परोपकारी और लोक हितकारी कार्यों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। उनके शासनकाल में पशु हिंसा, जीवों को मारने पर उसने नियंत्रण लगा दिया था और उन्होंने सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष, कुएं और धर्मशालाएं भी बनवाई थी। और उन्होंने मनुष्यों और पशुओं के उपचार हेतु प्रथम अस्पताल और औषधि विभाग का निर्माण कराया था। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित मौर्य शासकों में कौन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पहला या दूसरा चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक, ऑप्शन बी अशोक या बिंदुसार, ऑप्शन सी बिंदुसार या दशरथ, ऑप्शन डी अशोक या दशरथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे वो अशोक और उनके पौत्र दशरथ थे। मौर्य वंश के शासकों में अशोक और उनके पौत्र दशरथ मौर्य बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, जबकि उनके जो पिताजी थे बिंदुसार वो जैन धर्म के अनुयायी थे। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके प्रचार प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दशरथ मौर्य ने भी अपने दादा की परंपरा का पालन करते हुए बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था। तो अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और जो चंद्रगुप्त और बिंदुसार थे ये जैन धर्म को मानने वाले थे। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रज्जू कौन थे? मौर्य साम्राज्य में रज्जू किसको कहा जाता था? ऑप्शन ए चोल साम्राज्य में व्यापारी, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य में अधिकारी, ऑप्शन डी गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, और ऑप्शन डी शक सेना में अधिकारी। तो रज्जू जो थे वो मौर्य साम्राज्य में अधिकारी होते थे। जो आज के जो हमारे जिलाधिकारी होते हैं उसी के समान जो रज्जू होते तो वो मौर्य साम्राज्य में अधिकारी होते थे। तो मौर्य साम्राज्य के अशोक के अभिलेखों में रज्जू नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। अशोक ने अपने अभिलेख चौथे स्तंभ लेख में रज्जुओं का विश्वास व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है, जैसे माता पिता अपने बच्चों को योग्य व्यक्तियों के हाथों में सौंप कर निश्चिंत हो जाते हैं, वैसे ही उन्होंने ग्रामीण जनता के कल्याण के लिए रज्जुओं की नियुक्ति की थी। जो स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, तो जो आधुनिक जिलाधिकारी जो होता है उसी के समान जो मौर्य साम्राज्य में अधिकारी था रज्जू उसको बोला जाता था। तो रज्जू जो थे वो मौर्य साम्राज्य में अधिकारी होते थे। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। सातवाह किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए दलालों को, ऑप्शन बी व्यापारियों के काफिलों को, ऑप्शन सी महाजनों को, ऑप्शन डी तीर्थ यात्रियों को। तो जो सातवाह होते थे वो व्यापारियों के काफिलों को कहा जाता था। मौर्य काल में सातवाह शब्द का प्रयोग व्यापारियों के काफिलों के लिए किया जाता था। यह शब्द कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में भी मिलता है। सार्थ का अर्थ होता है व्यापारियों का समूह और वाह का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। इस प्रकार सातवाह हो गया समूह जो व्यापारियों के काफिले का संचालन करता था। तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था?
ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, ऑप्शन बी अशोक ने, ऑप्शन सी गौतम बुद्ध ने, ऑप्शन डी कनिष्क ने। तो सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण करवाया था वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंहों की आकृति बनी है, जिसे सिंह शीर्ष स्तंभ कहा जाता है और यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। यही सिंह स्तंभ शीर्ष आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भी है। तो क्वेश्चन 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जो सारनाथ स्तंभ है वो अशोक के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है? वैसे तो जो अशोक के जो भी शिलालेख और अभिलेख हैं वो कई भाषाओं में लिखे गए हैं, तो इसमें ये बताना है कि कौन सा जो है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। ऑप्शन ए कालसी, ऑप्शन बी गिरनार, ऑप्शन सी सहवाजगढ़ी, ऑप्शन डी मेरठ। तो जो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है वो सहवाजगढ़ी जो शिलालेख है, अभिलेख है, वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया। और वैसे जो और भी हैं जो प्राकृत लिपि में भी लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में भी लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। अशोक सम्राट के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, लेकिन उत्तर पश्चिम में पाए गए कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। जैसे सहवाजगढ़ी अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, यह वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित है, जबकि कालसी, गिरनार और मेरठ के जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो सहवाजगढ़ी है वो खरोष्टी लिपि में लिखा गया है, जो पश्चिम भारत का है, और कालसी, गिरनार है ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो इसके जो अलग अलग स्तंभ लगवाए गए हैं वो अलग अलग लिपि और अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। वैसे तो इसकी जो भी जनकी भाषा थी प्राकृत भाषा में ही लिखे गए हैं, जो लिपि है वो खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी हिंदी। तो अशोक के समय जो जनमानस की भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी, और उसने जो अपने अभिलेख लिखाए हैं वो जनमानस की सुविधाओं को उनको समझने के लिए प्राकृत भाषा में ही लिखवाए गए हैं, कि जनमानस को इसकी जो भाषा है वो समझ आ सके। तो मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। इन शिलालेखों को आम जनता तक संदेश पहुंचाने के लिए सरल भाषा में लिखा गया था। प्राकृत उस समय की जनमानस की भाषा थी, इसलिए इसे चुना गया था। अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जबकि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुछ अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो क्वेश्चन 14 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन ए कनिंघम ने, ऑप्शन बी ए स्थानी ने, ऑप्शन सी ग्लूअर ने, ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप ने। तो ब्राह्मी लिपि को जो पढ़ने वाले थे वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसप के द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले सफलतापूर्वक पढ़ा था, और उनके इस कार्य से अशोक शिलालेखों को समझना संभव हो पाया था। जब उन्होंने इस भाषा को समझ पाया तो जो भी अशोक के शिलालेख हैं उनको समझना आसान हो गया। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर है ऑप्शन डी जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? ऑप्शन ए गामिनी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी नंदनागरी। तो जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी प्राचीन भाषा में वो खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि प्राचीन भारत की वह लिपि थी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, और यह लिपि मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत, जैसे गांधार जो क्षेत्र था वो पहले भारत में ही शामिल था मौर्य साम्राज्य में। तो इसका प्रभाव अरामाइक लिपि से माना जाता है, और अशोक सम्राट के कुछ अभिलेख जैसे सहवाजगढ़ी इसी लिपि में ही लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि में। तो जो खरोष्टी लिपि होती थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। क्वेश्चन 16 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए बुद्ध के जन्म से, ऑप्शन बी बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से, ऑप्शन सी बुद्ध के प्रथम उपदेश से, ऑप्शन डी बुद्ध के महापरिनिर्वाण से। तो जो रुम्मनदेही अभिलेख है वो बुद्ध के जन्म से संबंधित है, क्योंकि जो लुम्बिनी है वहीं पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो रुम्मनदेही जो है वहीं पे उनका जन्म होने के कारण ये जो बुद्ध के जन्म से ही संबंधित है।
मौर्य सम्राट अशोक का लुम्बनदेही स्तंभ लेख बुद्ध के जन्म के स्थान से संबंधित है। लुम्बनदेही जो वर्तमान नेपाल में है बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है और इस अभिलेख में अशोक ने लुम्बिनी ग्राम को कर में छूट देने का उल्लेख किया है। तो इसमें कर में छूट देने का भी उल्लेख किया गया है इस शिलालेख में। क्वेश्चन 17 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। गुजरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लिखित है कहाँ स्थित है? जो गुर्जरा लघु शिलालेख है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, ऑप्शन सी राजस्थान के जयपुर जिले में, ऑप्शन डी बिहार के चंपारण जिले में। तो जो गुर्जरा लघु शिलालेख है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और इसी में अशोक का नाम वर्णित है। वैसे तो इसके जो शिलालेख लगवाए गए हैं उसमें प्रिय नाम दस्सी मिलता है या और भी जो इसके नाम है देवनाम प्रिय है, इस तरह के इसके नाम मिलते हैं, लेकिन जो अशोक नाम है वो बहुत कम ही शिलालेखों में इसका नाम मिलता है। तो जो मध्य प्रदेश के दतिया में है इसमें इस लघु लेख में इसका नाम अशोक दिया गया है। तो मौर्य सम्राट अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और यह अशोक के महत्वपूर्ण अभिलेखों में से एक है। तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये शिलालेख जो है इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, तो वीडियो को इसको बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऑप्शन ए शिलालेख प्रथम कलिंग युद्ध की विजय तथा हानियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन ए शिलालेख प्रथम, ऑप्शन बी शिलालेख द्वितीय, ऑप्शन सी शिलालेख 12वां, ऑप्शन डी शिलालेख 13वां। तो जो कलिंग विजय का और जो कलिंग युद्ध जो हुआ था उसकी विजय और हानियों का जो वर्णन मिलता है वो 13वें शिलालेख में मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का विस्तृत वर्णन मिलता है और इस शिलालेख में युद्ध की विजय के साथ साथ भारी जनहानि और दुख का भी उल्लेख है। युद्ध के बाद अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ था जिसके कारण उन्होंने धम्म नीति अपनाई थी। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो क्वेश्चन 19 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी, ऑप्शन बी एक धार्मिक संप्रदाय, ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय, ऑप्शन डी ऊसर भूमि। तो मौर्य काल में जो सीता से तात्पर्य है वो राजकीय भूमि से प्राप्त आय से था। मौर्य काल में जो राजकीय भूमि होती थी और उससे जो टैक्स आता था उसको ही सीता बोलते थे। मौर्य काल में सीता का संबंध राजकीय भूमि से था और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भी मिलता है। राजकीय भूमि की देख रेख करने वाले को सीता अध्यक्ष कहा जाता था और इस भूमि से जो आय प्राप्त होती थी उसे ही सीता कहा जाता था। तो ये भी याद रखना है कि जो भूमि का अधिकारी होता था, राजकीय भूमि का जो अधिकारी होता था उसको सीता अध्यक्ष बोलते थे और जो उससे आय प्राप्त होती थी उसको सीता कहा जाता था। तो क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला प्रैक्टिस सेट किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।